नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे अवैध कब्जा बेदखली विधेयक 2019 पर। सरकार सार्वजनिक परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे लोगों की बेदखली के लिए सरकार ने सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 आज लोकसभा में पेश किया। संसद से बिल को मंजूरी मिलने के बाद सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को आसानी और तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी और इस तरह से खाली होने वाले आवास अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को मिलेंगे। इससे सरकारी आवास की सुविधा पाने की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी। नए बिल में सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत लोगों की बेदखली अधिनियम 1971 की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन कर नई उपधाराएं जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे संपदा अधिकारी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ बेदखली बिना देरी के कर सकेंगे। प्रस्तावित विधेयक के तहत संपदा अधिकारी को नोटिस भेजने, कारण बताओ नोटिस भेजने और जांच करने जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होगा। वे तत्काल बिना किसी देर के बेदखली प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। साथ ही मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखने के एवज में हर्जाना लगा सकेंगे। और इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ के बद्रीनाथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा जेएसआई दीपक हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ सुधीर कृष्णा जी भी जुड़ रहे हैं जो कि शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। सुधीर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये जो विधेयक सरकार लाना चाहती है, इसके कुछ खास पहलू जिन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, और किस तरह से वो जो पूरी प्रक्रिया है, जो लोग अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं सरकारी आवासों पर या फिर बाकी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उस पर, उनको कैसे हटाया जा सकता है इस कानून के मुताबिक? अभी जो कानून है उसमें भी अनधिकृत जो सरकारी परिसर में रह रहे हैं उनको निकालने का प्राविधान है, लेकिन प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है कि उनको एक कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा। जो ऑक्युपाई किए बैठे हैं उनका जवाब आएगा, उसको सुना जाएगा और फिर उस पर ऑर्डर पास होगा, फिर अपील में भी जा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया में चंद महीने निकल जाते हैं और फिर लोग कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट जाने में के बाद साल भर भी लग जाते हैं। तो अब इसमें जो इन्होंने प्रोविजन एक तो ये किया है कि ये प्रोसीजर को पूरा कट शॉर्ट करके समरी प्रोसीडिंग करके जो नोटिस दिया तो 3 दिन के अंदर जवाब आएगा और कुछ दिन के और 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर इशू कर देंगे। और साथ साथ उससे इम्पॉर्टेंट बात ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की है पार्लियामेंट में जो इस अमेंडमेंट में, कि जो कानून के आड़ लेकर जो विलंब करते थे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, उस अवधि में भी उनको हर्जाना देना पड़ेगा। अगर केस उनके अगेंस्ट गया तो उनको हर्जाना उस अवधि में भी देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, आर्थिक दंड। तो इससे जो है थोड़ा डिटरेंट का काम होगा। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट इज़ मॉडल एम्प्लॉयर, इस तरह से जो सरकारी नौकर हैं और जो उच्च पदाधिकारी हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, इनका भी ये भी मॉडल सिटीजन है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो ये एक्ट है इसके भावना को भी समझा जाए, न केवल इसके जो कानूनी दांव पेच हैं वो तो समझना आवश्यक है, लेकिन इसकी भावना ये है कि सरकारी जो परिसर हैं उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने का मतलब ये कि जनता के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और इसलिए इसके लिए ये बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है सरकार ने, और पार्लियामेंट की सहमति अगर हो गई तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा। जी सुधीर जी। तो बद्रीनाथ जी, मैं आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर। जिस तरह से सुधीर जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला ये कि जो
पहले जो अधिनियम था 1971 का जो अधिनियम है उसके तहत जो समय लगता था, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हो जाती थी। पहले एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता था, फिर उसके बाद एक दो और नोटिस दिए जाते थे और इसमें समय काफी लंबा लगता था। तो उसको समय अवधि जो है उसको कम करने की कोशिश की गई है और इस दौरान जो भी उस आवास में है जिसको ये नोटिस दिया जा रहा है या जिसको बेदखल करने की प्रक्रिया की जा रही है उसको हर्जाना भी भरना होगा। देखिए, इसमें ये है कि जो सरकारी आवास वो बहुत बड़ा शॉर्टेज इसमें है। लगभग 10,000 या 13,000 हाउसेस का शॉर्टेज है। इसका सेक्रेटरीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज। एंड नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज जैसे जैसे आप पद छोड़ देते हैं या कोई पार्लियामेंट से रिटायर होते हैं, उनको 6 महीने का लगभग अवधि दिया जाता है कि आप नॉमिनल रेंट देके आप उस आवास में रह सकते हैं। उसके बाद भी जो है ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लिव फॉर एवर, माने कभी सरकारी बंगला छोड़ना नहीं चाहते, किसी न किसी कारण की आड़ लेकर वो उसमें बने रहते हैं। किसी न किसी बहाने दिखा के, यानी कोई बोल दिया कि भाई मेरे घर में कुछ है, मेरे घर में कुछ है, ऐसे हुआ। And then if the government tries to vacate someone or evacuate, then they will go to the court. कोर्ट में गया, कोर्ट कचहरी का लंबा प्रक्रिया होता है, उसके बाद आप वो बंगला फंस गया। या आज जो है ना, अभी इस पार्लियामेंट में लगभग 350 MPs जो है ना फर्स्ट टाइम इलेक्टेड है। उनको कहाँ रखा जाए? पहले ही होता था कि भाई हम अब 5 स्टार होटल्स में रखा जाते थे, जब तक उनका खर्चा भी काफी करना पड़ता। हाँ, खर्चा भी ज़्यादा होता था। अशोक में या सम्राट होटल में या स्टेट गेस्ट हाउसेस में या कोई और प्राइवेट होटल्स में रखना, ये सब होता था। लेकिन जब मैडम सुमित्रा महाजन स्पीकर थे, उन्हें और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, वो दोनों मिलकर ये तय किया है कि भाई इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको कम करना है किसी तरह से। और उनको बोला कि भाई इसका जो प्रक्रिया जो है तो इसको कम करें और जल्दी से जल्दी जितना भी लोग विलंबित हुआ या किसी रिटायर हो गया, उन लोगों को इमीडिएटली वहाँ से प्रस्थान करें और नया लोगों को वो अलॉट करें। क्योंकि एक बारी कोई छोड़ने के बाद PWD डिपार्टमेंट को बहुत टाइम लगता है कि उसको तैयारी करने में, फ्रेश बनाने के लिए, कोई तोड़ फोड़ है तो उसको ठीक करने में और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में। और यू नो दैट मोस्ट ऑफ देम आर ओल्ड बिल्डिंग्स, और उस ओल्ड बिल्डिंग्स को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। और आज 10 से 13,000 की जो अपना शॉर्टेजेस है उसको कैसे हम लोग मीट करेंगे, वो बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल। जैसाई दीपक को लाना चाहूँगा। जैसाई दीपक, अगर इसके कानूनी पहलू को समझने की कोशिश करें और ख़ासतौर पे ये जो कि जिस तरह बद्रीनाथ जी कह रहे थे और सुधीर कृष्णा जी भी कह रहे थे कि पहले का जो अधिनियम था 1971 का अधिनियम, उसके तहत जो प्रक्रिया थी उसमें हर एक के पास ये मौका था कि वो कोर्ट में चला जाता है या फिर कारण बताओ नोटिस की जो मिलता है तो उसकी एवज में कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाती है और वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। तो क्या ये बिल जो पेश किया गया, इसको पास होने के बाद ये प्रक्रिया थोड़ी सी और सरल हो पाएगी और वो जो लंबा खिंचता था, लंबा समय लगता था, वो नहीं लग पाएगा? देखिए, एक्चुअली समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि 3 प्रावधानों में चेंजेस की बात हुई है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 7। जी, क्या चेंज हुआ है ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ऑक्यूपाइड रेंटल अकोमोडेशन है, जिसका मतलब है जो अधिकृत है और जिसमें से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। परिभाषा को इस तरह से चेंज किया गया है कि जिनको लाइसेंस के बेसिस पे वहाँ रहने की अनुमति दी गई है और वो उस लाइसेंस पीरियड से बाहर जाते हैं, उनको भी इस परिभाषा के तहत शामिल किया गया है। जी, तो ये है एक प्राइमरी चेंज। दूसरा चेंज ये है कि जैसे ही उनकी अवधि खत्म हो जाती है, एस्टेट ऑफिसर जो है उनको 3 वर्किंग डेज का टाइम देता है जवाब देने के लिए, शो कॉज नोटिस इश्यू करने के बाद, कि आप बताइए कि आपको यहाँ से बेदखल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, एविक्शन प्रोसीडिंग्स को शुरू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो ये दूसरा चेंज है। इस पे मेरा एक छोटा सा कमेंट ये है कि सिर्फ ये करने से
ये पूरे प्रक्रिया का जो जो टाइम है वो कम नहीं हो जाता है, क्योंकि जवाब मिलने के बाद एस्टेट ऑफिसर कितने टाइम के अंदर अपने प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करता है, इसका कोई आउटर टाइम लिमिट इस अमेंडमेंट में नहीं है। नहीं। तो आपको उनके तरफ से 3 वर्किंग डेज में जवाब मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आप इस प्रक्रिया को कितनी देर तक आप इसको बनाए रखते हैं, इसको खत्म किए बगैर, इस पे कोई उसमें आउटर लिमिट नहीं है। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वन मेजर फ्लॉ एज फार एज द अमेंडमेंट इज कंसर्न। क्योंकि एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि इसकी भावना को समझना जरूरी है, कि अगर भावना ये है और मंशा ये है तो उसके हिसाब से इस पे भी कोई एक टाइम लिमिट लगाना जरूरी था जी। तीसरा अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 7 में है कि अगर कोई कोर्ट का रास्ता अपनाता है एविक्शन नोटिस के खिलाफ, तो हर महीने पे उन पे कुछ ना कुछ हर्जाना उनको भरना पड़ेगा। हो सकता है कि ये कोर्ट में एक लीगल चैलेंज बन जाए, क्योंकि लीगल रेमेडीज या जुडिशियल रेमेडीज पे किसी भी तरह की जो पाबंदी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी प्रॉब्लमेटिक होता है, ये पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ हो सकता है। ओके, तो इसको कोई भी कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं वकील हूं इसलिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जी बिल्कुल, अगर कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, हो सकता है कि किसी के पास एक जायज रीजन हो, लेकिन उसके लिए भी अगर उनको हर महीने कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ा, तो इसके लिए उसमें कोई अकोमोडेशन नहीं है कि एक बैड रीजन और गुड रीजन के बीच में आपने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है, उसमें कोई अंतर नहीं किया है। किसी के पास अच्छी वजह हो सकती है, किसी के पास कोई वजह नहीं हो सकती है। जी, ये आपने बहुत 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए, और तीनों पर उम्मीद है कि जब बहस होगी सदन में तो उस पर सरकार की तरफ से भी जो जवाब आएगा उसमें इन सब बातों का जिक्र जरूर होगा। लेकिन एक जो सबसे पहली बात आपने कही कि जो परिभाषा में जो बदलाव किया गया है, उस बदलाव के चलते क्या नयापन आएगा इसमें, और क्या कई सारे कैटेगरीज इसमें जुड़ेंगी, और वो जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ेंगी? देखिए, इससे पहले ये जो प्रोसीडिंग था वो उन पे लागू होता था जो अपने अवधि के बाहर रहते थे और जिनको नॉर्मल तरीके से वो जो जगह है अलॉट किया गया है। लेकिन कुछ कैटेगरी के अलॉटमेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइसेंस के बेसिस पे होते हैं, और जिसका जो पूरा वहां पे उनका जो रहना है वो सिर्फ लाइसेंस के बेसिस पे होता है। इस कैटेगरी के लेट्स से टेनेंट्स को पहले इस अधिनियम के तहत इनके खिलाफ आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते थे। तो जिस परिभाषा में जो खामी थी उसको एक्चुअली पूरा करने के लिए उन्होंने इसमें इस परिभाषा में चेंज किया है कि जिनको लाइसेंस के बेसिस पे हमने अकोमोडेशन दिया है उन पे भी ये अधिनियम जो है लागू होगा। जी बिल्कुल। सुधीर कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूंगा, और क्योंकि समय कम है तो एक चीज जो कि जेएसआई दीपक ने कही कि जो दूसरी अमेंडमेंट है जो 1971 के अधिनियम में की गई है, जिसके मुताबिक वो जो समय जो है वो कम कर दिया गया है, सिर्फ 3 दिन का समय होगा, और आप भी कह रहे थे कि जो समय है इस पूरी प्रक्रिया में उसको कम करना सबसे बड़ा जो वो था वो पहलू था। लेकिन जिस तरह साई दीपक कह रहे हैं कि एस्टेट ऑफिसर की तरफ से जो कदम उठाने हैं वो कितनी जल्दी उठाए जा सकें, उसकी कोई आउटर लिमिट नहीं है, क्या ये भी तय करना जरूरी है इधर? देखिए, अभी भी जो सेक्शन 5(1) है उसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफिसर जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसको नोटिस देने के बाद उसका जवाब मिलने पर जहां तक हो सकेगा 15 दिन के अंदर 15 वर्किंग डेज में ऑर्डर पास करेंगे। तो एक लिमिट अभी भी पार्लियामेंट्री लॉ में जो पार्लियामेंट से पास जो लॉ है 1971 का, जो बाद में जो भी उसमें तब्दीली हुई उसको लेके अभी भी एक प्रोविजन है। अब ये है कि उसको सीमा को जहाँ तक एज फार एज पॉसिबल का जो उसमें उद्देश्य है वो इसलिए रखा जाता है कि एकदम से 15 दिन की सीमा बांध दे तो कभी कभी ये मान लीजिए कोई नैसर्गिक कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी बात हो गई कि जिससे कि 15 दिन के बजाय 17 दिन हो गए, तो पूरी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं हो जानी चाहिए। ये प्रोविजन भी उसमें दे रखा है कि 15 दिन से अगर डिले हुआ तो मियरली बिकॉज देयर इज ए डिले द प्रोसीडिंग विल नॉट बी विशिएटेड। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इसकी भावना को देखना पड़ेगा। और ये भावना देखिए, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट साथ साथ में जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, सांसद या पूर्व सांसद या जो भी मंत्री या पूर्व मंत्री वगैरह, अगर हम ऐसे ये कैटेगरी के लोग जो हैं अगर वो भी सरकार के साथ जिसके वो अंग रहे हैं, अगर वही सरकार के साथ कानून की बाल खाल निकाल के सरकार के ही प्रॉपर्टी को रखे रहने पे करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि ये कहानी केवल सरकारी, और ये कानून जो है ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी के बाबत ही है केवल। जी बिल्कुल। ये जो बात है ये यहीं समाप्त नहीं हो रही है। राज्य सरकार हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं,
पंचायत हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जी। तो इसलिए छोटे पंचायत है वो भी, उसको भी ताकत देनी है हमें। तो अगर ये जो उच्च पदाधिकारी दिल्ली में हैं, ज्यादातर ये कानून दिल्ली के बाबत ही है, वैसे तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी और जगह भी है, लेकिन जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनको बहुत आवश्यक है कि ज्यादा बाल की खाल कानून के उसके चक्कर में पड़ने के बजाय सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को समरी प्रोसीडिंग में निकाल के बाहर करना बहुत आवश्यक है। और एक बेहतर उदाहरण, जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि मॉडल सिटीजन की तरह एक बेहतर उदाहरण पेश करें, और ताकि आम जनता को भी ये नजर आ सके कि किस तरह से साफगोई से ये सब काम हो सकता है। बद्रीनाथ जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा शो खत्म करने से पहले, क्योंकि विधेयक अभी सदन में उस पर चर्चा होनी है, तो ये सब पहलू पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन इसको और मजबूत बनाया जा सकता है किसी तरीके से। जरूर मजबूर बना सकते हैं, लेकिन कानून अपनी जगह पे है, लेकिन जो कमिटमेंट जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स दे सकते हैं उसको डिसिप्लिन के साथ वेकेट करने का वॉलंटरली बहुत सारा चीज़ कानून की तरह से नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अरुण जेटली जी जैसे ही सरकार में शामिल नहीं होने का तय किया है, उनका हेल्थ कंडीशन के बावजूद भी उन्हें 2 दिन के अंदर चाबी पकड़ा दिया, अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। दूसरी बात, और सुषमा स्वराज जी अपना 2 दिन के अंदर अंदर अपना एक्स MP का लेटर ले लिया और उसके बाद उसने अपना बंगला खाली कर दिया। सो अपने ये ना जो वॉलेंटरली जो रोल मॉडल बन सकता है पॉलिटिशियन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, दे शुड सेट रोल मॉडल और दे शुड सेट एन एग्जांपल एंड डू इट। कानून तो एकदम स्ट्रेंथन हो ही सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि एक जिसे कहा जाए रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है, जो इस तरह की पोजीशन पर होते हैं, चाहे सांसद हों या बड़े अधिकारी हों, लेकिन जहां तक कानून की बात है, ये जो विधेयक है, इस विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है, और अब जब इस पर चर्चा होगी तो इसके वो सभी पहलू जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, उन पर सदन में भी और गहन तरीके से सभी सांसद एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि इसके और कई पहलू जिन पर चर्चा हो पाएगी, और उसके बाद इस विधेयक को सदन से पारित किया जाएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और कुछ और नए मेहमान के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।